देखिए मैं ओपन बोलता हूँ भाई, अरे पाकिस्तान का बाप तो हिंदुस्तान है, अब रहेगा। तुम मानो या ना मानो, अपने बाप को बाप नहीं मानो ये अलग विषय है, लेकिन पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है। इस देश का नामी गिरामी एक नेता है जिसे लोग प्यार से पप्पू कहते हैं, वो भी हाथ में डायरी लेकर के घूमता रहता है, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। जैसा पप्पू है वैसा ही उनकी बहन है, बड़ा जोड़ी है, अजब की जोड़ी है। वो फिलिस्तीन वाला बैग लेके चलती हैं साथ में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा रहे कि इन लोगों को दूसरा देश वाला पसंद है। कल्पना कीजिए कि विश्व की चौथी सबसे पैसे वाली लेडीज ये सोनिया गांधी कैसे हो गई भाई? आप क्या करते हो? कौन सा व्यापार है? अभी तो जमानत पर है राहुल और सोनिया दोनों। जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मीडिया अपडेट्स के एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट जोहार डायरीज में। मैं हूं आपकी होस्ट साक्षी और स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे आज के नए एपिसोड में। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता है जिनके बिना रांची के राजनीति का जिक्र अधूरा है, जिनका जीवन एक सफ़र है संघर्ष, सेवा और संकल्प का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माननीय श्री सीपी सिंह जी का, जो रांची के 7 बार विधायक, विधानसभा अध्यक्ष और नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं। इनका नाम बीजेपी के प्राचीन और बेहद ही समर्पित कार्यकर्ताओं में शुमार होता है। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद। सर, अगर मैं बात करूं तो आपका जन्म रांची में हुआ और जीवन के हर मोड़ पे आपने इस शहर के साथ अपना रिश्ता बनाए रखा। तो सर, एक आम नागरिक से जनप्रतिनिधि बनने का सफ़र ये कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जन्म रांची भी नहीं हुआ। मेरा जन्म पलामू जिला के विश्रामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नौगढ़ा ग्राम में हुआ। मेरे माता पिता जी रांची में भी रहते थे और मेरी पढ़ाई लिखाई 7वीं तक गांव में हुई, क्योंकि गांव में हमारा जो स्कूल था मेरे घर के बगल में ही था। मैं रांची आता जाता था क्योंकि माता पिता जी यहाँ रहते थे। तो एक वहाँ बड़ा भरा पूरा परिवार था, इसीलिए 7वीं तक की पढ़ाई मेरी वहाँ हुई और हाई स्कूल मेरे गांव में था नहीं। तो फिर मैं रांची आ गया और 1968 में 8वीं कक्षा में मैंने मारवाड़ी हाई स्कूल में अपना एडमिशन कराया। वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया 1972 में और मैं मारवाड़ी कॉलेज में अपना नामांकन करा लिया। उसी बीच मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता बना और बरसों तक मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में काम किया, पदाधिकारी रहा। और फिर मैं उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था, तो भारतीय जनसंघ का मैं कार्यकर्ता बना और 1974 में ही जब छात्र आंदोलन बिहार में चालू हुआ तो मैं छात्र आंदोलन में भाग लिया और इमरजेंसी 1975 में लगी। मैं 1976 में 26 जनवरी 1976 को तत्कालीन इंदिरा गांधी की सरकार जो इमरजेंसी के अंतर्गत सारे अखबारों पर सेंसरशिप कर दिया था। उस समय ये सब डिजिटल कैमरा या डिजिटल चीज़ें होती नहीं थी, अखबार ही एक साधन था समाचार प्राप्त करने का। तो जो अन्याय करती थी लोगों पर तो आती नहीं थी। तो एक पम्पलेट टाइप का बनता था जिसमें कुछ प्रमुख बिंदु रहते थे लोगों की जानकारी के लिए, तो मैं बांटता था। और उसी बांटने के क्रम में 26 जनवरी 1976 को मैं जेल चला गया और जेल में 6 महीना 4 दिन रहा।
फिर लगातार मैं वही करता रहा। फिर 1 साल मेरा परीक्षा भी बर्बाद हुआ क्योंकि जेल में था मैं। फिर निकलने के बाद फिर मैंने परीक्षा दिया। तो इस प्रकार से मेरा ये चलता रहा और राजनीति भी चलती रही है। कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी में कौन किसको कहाँ किस तरफ ले जाए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा, मैं विधायक बनूँगा, क्योंकि मेरे दादा का शौक़ था कि मैं वकील बनूँ। मेरा व्यक्तिगत शौक़ था कि मैं प्रोफेसर बनूँ, लेक्चरर बनूँ। मैंने वकालत तो पास कर ली, मैंने लाइसेंस भी ले लिया, लेकिन मैं कभी प्रैक्टिस में नहीं गया क्योंकि फुर्सत ही नहीं मिला। लेकिन दादाजी का शौक़ को मैंने किया कि भाई मैं वकील बन गया। आज राजनीति में हूँ। रांची की जनता ने अपार स्नेह, सहयोग और प्यार दिया है, इसलिए मैं विधायक हूँ। सर बिल्कुल मानना पड़ेगा कि जैसा कि आपने बताया, आपने जनप्रतिनिधि से लेकर एक पोते होने तक का भी एक भूमिका बहुत ही खूब निभाया। सर अगर देखा जाए तो आमतौर पर जो भी लोग आजकल पॉलिटिक्स में आते हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल होने का, लेकिन सर आपका जो ये राजनीतिक सफ़र है वो एक तपस्या का नतीजा है। तो सर क्या ये पेशेंस और डेडिकेशन आपने अपने जीवन में संघ से सीखा? नहीं, देखिए, मैं 1968 में आरएसएस की शाखा में जाना प्रारंभ किया और आरएसएस की शाखा में एक ही बात सिखाई जाती है, राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जाती है। राष्ट्र के जो हमारे महानायक हुए उनकी जीवनियाँ बताई जाती है। 1 घंटे का शाखा लगता है, तो शाखे के अंदर यदि कोई किसी दिन नहीं आता था तो उसके मुख्य शिक्षक उस स्वयंसेवक के घर जाते थे और पता करते थे कि भाई क्यों नहीं आए। तो ये इंटीमेसी उस समय थी। तो आज संघ का 100 साल पूरा हो गया। 1925 में विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी और ये 25 आ गया, 2025, तो विजयादशमी के समय 100 साल पूरे हो जाएंगे। ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरने का काम करती है, ताकि आप अपने जीवन में कुछ भी करें लेकिन राष्ट्र प्रथम का भाव होना चाहिए। सर बिल्कुल, अगर मैं ये कहूँ कि संघ ने इस देश को बहुत ही अच्छे और उम्दा नेता दिए हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और भी बहुत सारे नेता हैं जो संघ से रह चुके हैं। तो सर अगर जैसा कि आपने संघ के बारे में बताया कि वो राष्ट्र भावनाओं को जगाते हैं लोगों के अंदर, लेकिन सर जैसे कि 26/11 के जो टेरर अटैक्स भी हुए थे, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसने हमेशा से आरएसएस को एक गलत छवि में दिखाया है कि जो भी कुछ हुआ है उसके पीछे आरएसएस की गलती है या फिर आरएसएस टेररिज्म करता है। देखिए, दिक्कत क्या है इस देश के अंदर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन इस देश के अंदर नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि विश्व के अंदर नहीं है। कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल, खास करके वामपंथी पार्टियां, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर हिंदुत्व का भी भाव होता है, और ये बात सही है कि आज यदि हिंदू न रहे इस देश के अंदर तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा कैसे हुआ। अब इसके लिए अलग अलग कहानियाँ कहते हैं, अलग अलग लोगों की महत्वाकांक्षाएं थी। तो
तो आज भारत इसलिए है कि आज सनातनी यहाँ बहुसंख्यक हैं। जिस दिन सनातनी बहुसंख्यक होकर के यदि अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो उस दिन फिर यह जो गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं वो सपना उनका सफल हो जाएगा। तो भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैंने कहा ना, राष्ट्र प्रथम का भाव कि हम कोई काम करें, छोटा करें बड़ा करें, सबसे बड़ा राष्ट्र है। और हमारा जो तिरंगा है ना, हमारे देश की आन बान और शान है। अभी आप पूछिएगा बहुत से, अभी हाल में ही आपने देखा होगा एक इंटरव्यू में, यहाँ झारखंड सरकार में मंत्री हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे लिए संविधान से ऊपर शरीयत। अब इसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं। और मैं जब ये सब बातें बोलता हूँ लोगों को बुरा लगता है। भाई सच्चाई बोलने में क्या है, सांच को आँच क्या है। आज देश के किसी कोने में मुसलमानों से आप पूछिए, चाहे मदरसा में पढ़ने वाला लड़का हो या 90 साल का बुजुर्ग हो, आप ये प्रश्न करेंगे कि पहले संविधान या शरीयत, तो कहेगा पहले शरीयत। भारत में रहेंगे, भारत का संविधान नहीं मानेंगे। भाई आप के ऊपर कोई जब बात हो जाएगी तो फिर लाल वाला संविधान का कॉपी लेके हाथ में घूमते फिरेंगे। जैसा इस देश का नामी गिरामी एक नेता है जिसे लोग प्यार से पप्पू कहते हैं, वो भी हाथ में डायरी लेकर के घूमता रहता है, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। अरे भाई, तुम्हारा तो पूरा खानदान ने इस भारत के संविधान को ऐसा बना दिया कि कल्पना नहीं कर सकते। जितना दुरुपयोग कांग्रेसियों ने इस संविधान का किया है, कोई क्या करेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई आज के दिन जब 26/11 का हमला हुआ तो चूंकि पाकिस्तान, देखिए मैं ओपन बोलता हूँ भाई, अरे पाकिस्तान का बाप तो हिंदुस्तान है, अब रहेगा। तुम मानो या ना मानो, अपने बाप को बाप नहीं मानो ये अलग विषय है, लेकिन पाकिस्तान का बाप हिंदुस्तान है। लेकिन ये गद्दार लोग, इंडी गठबंधन के गद्दार लोग पाक परस्त हैं, और इसी कारण से 26/11 के हमलों को में आरएसएस को घसीटने का प्रयास किया। 26/11 के हमले वाले लोग मारे जा रहे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर में कई मारे गए हैं। अभी तहब्बुर राना को अमेरिका से लाया गया है, भारत पूछताछ हो रही है, जेल में है। वही नहीं, जब भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं, मुझे याद है उस ज़माने में इंदिरा गांधी कोई बात होती थी, आरएसएस का हाथ है। अरे भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखाओं में जाकर देखो तो सही, वहाँ क्या होता है। भाई 1 घंटे का जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में कुछ खेलकूद होता है, कुछ जगह लाठी चलाने का ट्रेनिंग होता है, और उसके बाद अंत में बैठा करके किसी न किसी राष्ट्रीय महापुरुष के बारे में बताई जाती है। यही तो होता, और तो कुछ होता नहीं है। लेकिन इनको चूंकि जलन है, इनका भी एक कांग्रेस सेवा दल हुआ करता था, तो कांग्रेस सेवा दल है कि नहीं है, ख़त्म हो गया, मुझे नहीं पता है। तो राष्ट्रीय स्वयं संघ से मुकाबला ये करना चाहते थे, मुकाबला कर नहीं सके, तो स्वाभाविक रूप से आरोप लगा देना है। सर, आपका ये बेबाकपना, और जैसे कि आप अपने
भावों को रखते हैं जनता के सामने, शायद यही कहीं ना कहीं जनता के दिलों को छू लेता है कि आप जो है, आप जो अंदर में आपकी जो विचारधारा है, आप उसी को दिखाते हैं। देखिए, मेरे दिल के अंदर जो है और बाहर, मैं अलग अलग चेहरे नहीं रखता हूँ। जो कहता है ना कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, तो मेरे जो अंदर है वो बाहर है भाई। मैं तो प्रूफ करके करता हूँ ना, मैं तो प्रूफ करता हूँ। अभी सिंदूर हुआ, अभी रिसेंट का बात ले तो बहुत सा मैंने सेव किया है, सोशल मीडिया पर आता है। आप ही के जैसे कोई पत्रकार पूछता है, भाई बोलो पाकिस्तान मुर्दाबाद, बोला मैं क्यों बोलूँ? भारत में रहकर भारतीय है और बोलता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, मैं क्यों बोलूं? लेकिन फिलिस्तीन के लिए इनके अंदर एक गलत भाव आता है। गाजा के समर्थन में तो ये करेंगे, यहाँ रैलियाँ करेंगे। एक जैसा पप्पू है वैसा ही उनकी बहन है, बड़ा जोड़ी है, अजब की जोड़ी है। वो फिलिस्तीन वाला बैग लेके चलती हैं साथ में। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा रहे कि इन लोगों को दूसरा देश वाला पसंद है। और भाई देखो भाई, मैं स्पष्ट बोलता हूँ, नेहरू से लेकर ये सारा के सारा लोग सनातन विरोधी रहा है, और सनातन कैसे कमज़ोर है इसी के लिए इन लोग काम किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और आज राहुल गांधी जो पप्पू है, उससे लेकर उसकी बहन प्रियंका से लेकर सारे लोग उसी टूल किट के ये हिस्से हैं। और इनका इकोसिस्टम बड़ा मजबूत है, जिसके लिए डीप स्टेट के नाम पर जो पैसे आते हैं सोरोस का, तो इसी पैसे का, ये इतने पैसे के भूखे लोग हैं कि आप कल्पना कीजिए कि विश्व की चौथी सबसे पैसे वाली लेडीज ये सोनिया गांधी कैसे हो गए भाई? आप क्या करते हो? कौन सा व्यापार है? अभी तो जमानत पर है राहुल और सोनिया दोनों, इसलिए देश के जनता का करोड़ों रुपए तुमने खा के बैठे हुए हो। तो ये सारे के सारे जो है ना, ये पाकिस्तान परस्त लोग हैं, राष्ट्र विरोधी है। और मैं ही कहूँगा कि इंडी गठबंधन में वैसे ही लोगों का जुटाव है। सर, अगर बात उठी है आतंकवाद के बारे में, तो कहीं ना कहीं झारखंड ये एपिसेंटर बन चुका है आतंकवादियों का। यहाँ पे कई लोग देशद्रोह के मामलों में गिरफ्तार भी किए गए हैं। धनबाद से, बोकारो से, पहलगाम आतंकवादी हमला जो हुआ था, उस पर सोशल मीडिया में ये लोगों ने खुशी जताई थी कि हमें खुशी हुई। भाई देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, 2 को तो मैंने गिरफ्तार कराया। एक जो बोकारो गोमिया वाला मामला है, रात में मैंने देखा, मैंने रात में ही 11:15 पर वहाँ के एसपी को फ़ोन किया बोकारो का। उन्होंने कहा मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। मैंने जो फ़ोटो थे मैंने भेज दिया, गिरफ्तार हो गया। इसका भी मुझे पता चला, इसका भी मैंने अपना ट्विटर हैंडल पर, सोशल मीडिया पर डाला, ये भी गिरफ्तार हो गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ ये 2 नहीं है। अब लोग कहेंगे ना, देखिए नैरेटिव कैसा सेट करते हैं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, यही बोलता है ना। अब मेरे जैसा आदमी कहता है, मेरे जैसा क्या सच्चाई है ये, हाँ आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, लेकिन जो भी आतंकवादी होता है वो मुसलमान ही क्यों होता है भाई? तो बात वही है ना, आतंकवाद का कोई धर्म है। और आजकल कुछ लिबरांडू, बोलता हूँ मैं, मीडिया वाले भी हैं लिबरांडू, बड़े बड़े मीडिया वाले, ये भी चाइना, पाकिस्तान या अन्य देशों से पैसे के बल पर पालतू कुत्ते की तरह ये काम करते हैं। मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे पंकज क्या बोलते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे कोई शर्मा है, बरखा दत्त है, ये सब सारे क्या है? ये तो पालतू कुत्ते की तरह काम करते हैं भाई। कल केस करेंगे यहाँ पर, करें, करना भी चाहिए, हैं पालतू कुत्ते, इसलिए मैं
शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। ये सब क्या करते हैं? देश के खिलाफ अभियान चलाते हैं ये लोग, ये नैरेटिव सेट करते हैं देश के खिलाफ। तो मैं इतना ही कहूँगा, बनना ही है पालतू कुत्ता तो देश का बनो ना, विदेश का क्यों बन रहे हो? तो सर केंद्र में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सर इन जो देशद्रोह में जो कुछ लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, और जैसे कि आपने बताया कि कुछ मीडिया कर्मी भी हैं जो कि देश के खिलाफ बोलते हैं, बरगलाते हैं लोगों को, तो सर केंद्र क्यों नहीं कोई कड़ी कार्रवाई कर रहा है? अब देखिए, एक बात बताइए आपको, मैं एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। पहले CDS हमारे बिपिन रावत जी हुआ करते थे। उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। 2.5 मोर्चे में एक मोर्चा पाकिस्तान है, दूसरा मोर्चा चाइना है, और ये जो आधा मोर्चा है ना, ये भारत के गद्दारों का है। अब कितने गद्दारों को जेल में जगह भी रखना होना चाहिए ना भाई। मैं कह रहा हूँ जिधर खोजिएगा आपको गद्दार लोग मिलेंगे। कोई बोला जब ये चल रहा था तो पाकिस्तान में जितने आतंकवादी हैं ना, उससे ज़्यादा यहाँ गद्दार पड़े पड़े हैं। तो कितने को गिरफ्तार करेगी, कितने को क्या करे? हाँ, इलाज हो रहा है ना। यूपी का जरा कभी निकाल के देखिए क्या हो रहा है वहाँ। कोई भी इस तरह का बोल रहा है, कर रहा है, तो उसको ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि फिर उनको नानी याद आ रही है। ज़रूरत ऐसे ही लोगों का है। सर झारखंड में भी घुसपैठ काफ़ी नहीं, झारखंड में है, इससे इनकार क्या किया जा सकता है भाई। लेकिन एक बात बताइए, सारी चीज़ें आप सरकार के भरोसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? आपके अड़ोस पड़ोस में भी तो है, भरा पड़ा है, गद्दारों की कमी नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि भाई यहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मैंने देखा। तो भाई ये भी जो सरकार है, सरकार 3 दलों की है, एक JMM है, कांग्रेस और राजद है। तीनों भी तो इंडी के ही पार्ट हैं। तो मैंने पहले ही कह दिया कि इंडी वाले लोग वो सिर्फ और सिर्फ वोट चाहिए, क्योंकि थोक वोट है, वो जानते हैं। एक कार्यकर्ता ने बड़ा अच्छा बताया, उसने कहा कि भाई कांग्रेस, राजद, TMC या कोई भी हो, सभी जानते हैं कि भाई भारत में जितने मुसलमान हैं, ये मुसलमान तो बाहर जाएंगे नहीं, रहना इनको है। ये बच्चा पैदा करेंगे, 10-10, 12, 15-15 बच्चे पैदा करेंगे, संख्या बढ़ाएंगे। तो ये तो आज भी वोटर है, कल भी वोटर रहेंगे। अब आप कल्पना कीजिए ना कि भाई ये तो अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पता चला कि 5-5 लाख यहाँ जो खातूनें लड़कियाँ हैं यहाँ की, वो भारत की है। शादियाँ पाकिस्तान में हुई है, और उसके बाद बच्चे यहाँ पैदा आके कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे जो लोग हैं, एक एक करके सबको बाहर से, भारत से इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। जो बांग्लादेशी है बांग्लादेश भेजना चाहिए, जो रोहिंग्या है उनको बाहर भेज, इन सबको भेजना चाहिए। भारत को सुरक्षित रखना है तो इन सबको भारत से बाहर भेजना होगा, वापस भेजना होगा। अन्यथा ये भारत के लिए ये सारे के सारे जी के जंजाल साबित होते हैं। भाई भारत के अंदर भाई डर नहीं होता इस सरकार का, मोदी जी के सरकार का, योगी जी के सरकार का। तो सीरियल ब्लास्ट करने वाले कहीं भाई पाकिस्तानी आतंकी होते हैं, लेकिन यहाँ का जो स्लीपर सेल है साथ कौन देता है? यहीं के लोग देता है। पिछली बार भी मोदी जी जब 13 में वहाँ पटना के गांधी मैदान में उनकी सभा हुई थी, उसके पहले जो ब्लास्ट हुआ था उसका तार यहाँ सिटियों से जुड़ा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हर जगह है, जिसमें झारखंड में भी लोग हैं बांग्लादेशी, आज भारी संख्या में संथाल परिणाम में आकर बस गए हैं। वहाँ लैंड जिहाद कर रहे हैं, वहाँ लव जिहाद कर रहे हैं, जिसकी आवाज़ भारतीय जनता पार्टी हमेशा उठाती रही है।
सर, हमें ये जानने को मिला है कि सीपी सिंह जी अपना जन्म दिवस नहीं मनाते, अपना बर्थडे नहीं मनाते हैं, लेकिन जनता के लिए हमेशा आप लगे रहते हैं उनके कार्यों के लिए। तो सर, जनता और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आखिर सीपी सिंह जी अपना बर्थडे क्यों नहीं मनाते? देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ, भारत एक ऐसा देश है जो अपना संस्कार को छोड़कर दूसरे देश का नकल करता है, पश्चिमी सभ्यता का नकल करता है। हमको एक बात बताइए, आप सब जो भी है या युवा पीढ़ी है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मेरी उम्र 70 का मैं चल रहा हूँ, 70 में मैं प्रवेश कर गया, जनवरी माह में मैं 70 मेरा चल रहा है। मैंने देखा है भाई, जन्मदिन कहाँ पहले कोई मनाता था। अब तो उसमें पैसे भी नहीं होते थे। भाई जन्मदिन भी मनाना है तो आप बहुत कीजिए, तो अपने परिवार के साथ अच्छा अच्छा खाना बना के जो चाहते हैं खाइए। केक पहले इंडिया में कहाँ होता था भाई, केक। ये कौन सी संस्कृति है? पश्चिमी संस्कृति है। मैं क्यों पश्चिमी संस्कृति अडॉप्ट करूं? वो करते हैं, बुलाते हैं, मुझे जाना पड़ता है, बोलता है जरा आप काट दीजिए। मैं नहीं काटूंगा भाई। मैं जब अपना जन्मदिन नहीं मनाता हूँ, मैं अपना नहीं कहा। हाँ, तो आप बुलाते हो भाई, जनता के सुख और दुख में मैं शामिल होता हूँ, आप बुलाते हो मैं जाता हूँ। मैं न केक काटता हूँ न मैं केक खाता हूँ, दोनों चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खा लेता हूँ, मैं न केक काटता हूँ न मैं केक खाता हूँ। जब हमारा जन्मदिन आता है तो लोग आते हैं, मिलते हैं। कुछ लोग अति उत्साह में मना करने के बाद भी मनाते हैं। मनाओ भैया, मैं वहाँ नहीं खड़ा रहूँगा। मैं अपना जन्मदिन जहाँ केक काटोगे मैं नहीं रहूँगा। दूसरा बात, मैं तो विधायक 96 में बना ना, तो 96 के पहले कौन व्यक्ति हमारा जन्मदिन मनाता था भाई? उस समय तो नहीं बनाता था। आज विधायक हो तो बहुत मनाने वाले मिल जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई जब मैं पहले नहीं मनाया, जब मैं एक साधारण पार्टी का काज करता था तो उस समय नहीं मनाया। जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय नहीं बनाया, मेरा घर वाला भी नहीं बनाया। हमारे बच्चे का भी जन्मदिन मनाते हैं लोग। तो मेरे छोटे बच्चे थे तो उस समय करते क्या थे, वह एक केक ले आया, वेजिटेरियन केक, और उसके बाद उसको काटा और एक केजी का चॉकलेट जो होता है पैकेट में दिया, उसको स्कूल में लेके अपने बच्चों को साथ बांट दिया। मैं उस अवसर पर किसी को इनवाइट नहीं करता। मेरा स्पष्ट कहना है कि ये पद्धति, आजकल क्या चल रहा है भाई, आज मदर्स डे है, अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे। अरे भाई, मदर्स डे तो हमारे यहाँ रोज है। यदि माँ है तो रोज पैर छू के प्रणाम करो। वर्ल्ड में 10वीं सप्ताह में तो मदर वगैरह क्या है पता नहीं चलता। कभी फादर्स डे, कभी ब्रदर्स डे, कभी कौन डे, तरह तरह का डे। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे मोदी जी ने एक योगा डे करवा दिया, अन्यथा भारत का तो कुछ था ही नहीं भाई, सब इंटरनेशनल है। तो मेरा ये कहना है, ऐसा काम करना चाहिए कि आपकी नकल लोग करें, आप दूसरे की नकल ना करें। युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा संदेश है संस्कृति को बरकरार रखने के लिए। सर, मोदी जी पर हमेशा से विपक्ष और इंडिया अलायंस ये आरोप और प्रत्यारोप लगाती रही है कि ये तानाशाही सरकार है। देखिए क्या है, दिक्कत क्या है ना, लगाए भी क्यों ना, ये जरा बताइए। पहले जो लूट की छूट थी ना, ये मोदी जी ने बंद कर दिया। तो स्वाभाविक है जो छूट से, लूट की छूट से जो लाभान्वित होते हैं,
कष्ट तो होगा उनको। भाई पहले के ज़माने में मैं सुनता था कि पहले जब कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस के शासनकाल में यदि विदेश दौरे पर जाता था तो एक विमान पत्रकारों से भरा होता था और उनके रहने की वहाँ व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, दारू की व्यवस्था, मैंने तरह तरह की व्यवस्था वहाँ होती थी। मोदी जी ने बंद कर दिया। जो भी होगा, चाहे डीडी न्यूज़ होगा, आप उसे ले लो भाई। क्या ज़रूरत है कि हम बड़ी फौज लेकर के यहाँ से हम जाएं, करोड़ों रुपया उस पर खर्च करें। मैं दिल्ली में एक बार मिला, किसी ने, कोई राजद का नेता था, तो बात होने वो बोला बड़ा ये इसके पहले वाले सर बोला बड़ा दिक्कत हो गया। हम क्या हो गया? तो पहले हम लोग का धंधा चलता था लाइजनिंग का, हर ऑफिस में चले जाते थे, अब ऑफिस में नहीं जा पाते हैं। कष्ट तो होगा ना लोगों को। भाई मोदी जी राष्ट्र के लिए जीते हैं ना, किसी व्यक्ति और किसी पार्टी के लिए नहीं जीते हैं। मोदी जी राष्ट्र के लिए जीते हैं। कौन व्यक्ति है आज तक कभी 11 साल के ही शासनकाल की बात करें, पहले मुख्यमंत्री थे, हम भूल जाता हूँ, एक दिन भी उन्होंने छुट्टी लिया है क्या? एक दिन भी कभी देखा है कि बीमार पड़े हैं क्या? एक दिन भी रेस्ट लिए है क्या? विदेश से भी आते हैं, तुरंत चले जाते हैं। मैं कहूँगा सब मोदी नहीं बन पाएगा। मोदी बनना आसान नहीं है। मैं तो देखता हूँ, सुनता हूँ कि भाई कैसे राजीव गांधी अपना जो जहाजी बेड़ा है, जंगी बेड़ा, बड़े बड़े विक्रांत जैसे ले कर के चले जाते थे पिकनिक मनाने। 10-10 दिन, 15-15 दिन पिकनिक मनाते थे परिवार के लोग, जैसे उनके व्यक्तिगत जागीर हो। तो मैं कहूँगा ये काम मोदी जी नहीं करते, इसलिए लोगों को परेशानी। आज 11 साल में कभी सुना कोई एक किसी पर छींटे भी, दाग भी पड़े हों किसी के ऊपर? तो ये मोदी जी है। सर अगर बात करें, जैसा आपने विपक्ष के घोटालों के बारे में बोला है, तो सर जैसे कि अभी कुछ हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के किसी राज्य के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन पर ईडी का आरोप लगा और ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए। देखिए मैं कह रहा हूँ ना भैया, ये सब सर्वविदित है, कोई हम जानकार इसका है ऐसा मैं नहीं मानता। भाई सारी चीज़ें तो सामने है ना कि कौन क्या हुआ, कौन किसने क्या किया, ईडी ने किस पर क्या किया, पूजा सिंघल जेल कैसे गई, छवि रंजन जेल कैसे गए, कल ही हमारे विनय चौबे जी गए। तो ये सब कोई मामला नहीं है भैया, इस पर क्या बहस करना है, क्या बात करना, ये सब जानते हैं। बात ऐसा है भैया, आप जैसा बीज बोइएगा, आप बबूल बो करके आवाम नहीं खा सकते हैं ना। तो यहाँ की जनता ने जनादेश उसी को दिया है ना, गठबंधन को ही दिया है, जिसमें कांग्रेस, जेएमएम कांग्रेस, तो भाई उसका तो फल खाना ही पड़ेगा ना। सर बीजेपी, तो सर क्या मान के चले कि आगामी चुनाव में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी बनने वाली है झारखंड? देखिए मैं कोई निराशावादी नहीं हूँ, लेकिन घोर आशावादी भी नहीं हूँ। मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी 5 साल जनता के हित में काम करती है। जनता को निर्णय करना है कि हम किसे चुनें। भाई देखो पहले क्या होता था कि पहले यस राजा तस प्रजा, अब उल्टा हो गया भैया, लोकतंत्र है ना। आप जिसको वोट देके जिताएंगे वही तो आएगा। ये तय करना जनता को है, जनता तय करेगी तो अगली बार हम सत्ता में आएंगे।
तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश एक ऐसे शख्सियत के साथ जो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं और सियासत को सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि उन पलों को जिया भी है। अनुभवपूर्ण और इमरजेंसी जैसे दौर के गवाह रह चुके माननीय श्री CP सिंह जी का हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, देखते रहे जोहार डायरीज पावर्ड बाय ग्लोबल मीडिया अपडेट्स को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगले एपिसोड में आप किस मेहमान को देखना चाहते हैं अपनी राय को ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में रखें। ग्लोबल मीडिया अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय रामलखन डेवलपर एंड को स्पॉन्सर्ड बाय 1 पिक्सल प्रोडक्शन। तो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त साक्षी, कहती हूं आपसे जोहार और अलविदा।